हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोग कभी पढ़े थे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग क्या होती है। उसका एक स्पेशल सेल होता था जब हम लोग जिंक कॉपर यूज़ कर रहे थे तो नाम डैनियल सेल था। तो इसका बारे में उसका वर्किंग देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, रिएक्शन कैसे होती हैं और इसका डायग्राम क्या होता है। और लास्ट क्लास में देखेंगे कि जब हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे तो उसका पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, पीएच चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा इलेक्ट्रोलाइट का कि नहीं होगा। ये सब बहुत सारी तमाम कहानियाँ यहाँ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब होता है, जब मान लो कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन आपने गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल में आपने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब उसका जस्ट उल्टा है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है उसका बारे में लिख लेते हैं। सेल इन विच electrolysis is carried out is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ऐसा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है उसका बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ये दो टर्म से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प से बॉन्ड को तोड़ना। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प से कोई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम का बारे में बात करते हैं कि इसकी डायग्राम क्या होती है, कैसे रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम में हम लोग का क्या होता है, एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में दो रॉड होते हैं, यही रॉड का नाम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, और बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसका नाम होगा कैथोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा वो होगा एनोड, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा वो होगा कैथोड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है।
तो ये आप लोग मानेंगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसका नाम हो गया एनोड। तो यहाँ में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। तो यहाँ में जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता था। और यहाँ में जो कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। निगेटिव टर्मिनल कैसा होता है? निगेटिव टर्मिनल। आप लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड में जो टर्मिनल होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में, डैनियल सेल में जो एनोड था वो निगेटिव प्लेट था, निगेटिव प्लेट था। ठीक है, यहाँ में पॉजिटिव प्लेट हो रहा है। तो बस यही डिफरेंस है। ये गैल्वेनिक सेल में एनोड पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड में पॉजिटिव प्लेट, बस यही डिफरेंस है। वहां में भी गैल्वेनिक सेल में एनोड में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। यहाँ में भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बस यही डिफरेंस है। एनोड में क्या होगा भाई? हम लोग का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। और इसका अंदर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं। क्या फील करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इसका अंदर में जो फील किया जाता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी स्टेट भी मालूम होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट क्या है। तो जो भी यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, या वो एक्वस स्टेट में फिल किया जाता है या वो मोल्टेन स्टेट में फिल किया जाता है। मतलब जो भी यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट होगा वो या तो एक्वस का फॉर्म में होगा या तो वो मोल्टेन का फॉर्म में होगा। और आपको ये जो कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जिससे बना होना चाहिए, मतलब ये जिससे बना होगा वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है कि आप लोग देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, अगर गलती से ये कंटेनर में मान लो करंट फ्लो करता, तो अगर आप गलती से भी टच कर लेते तो आपको शॉक लग जाता। इसलिए ये जो कंटेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होना चाहिए, और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। मतलब नीट और जेईई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इससे एक दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2008 में जेईई मेंस में यही टॉपिक से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, और यहाँ में आप लोग देख रहे थे कि यहाँ में जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो एक्वस या मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, किसका? NaCl का। मान लीजिए Na+ होगा और Cl- होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ में कुछ आयंस होंगे, सॉल्यूशन में क्या होंगे? आयंस होंगे। आयंस होंगे तो ये Na+ और ये Cl-। तो अब बताइए जो आयंस है वो तो कुछ कोई इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करेगा? डिपॉजिट होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, क्योंकि आयंस पे चार्ज होता है। तो बताइए जो केटायन है, जो केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन सा प्लेट पे भागना पसंद करेगा? कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा? कैथोड पे कि एनोड पे? तो आप बोलेंगे जहां में केटायन तो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्लेट होगा वहां पे केटायन जाएगा। तो केटायन यहां में जाएगा। कहां में जाएगा केटायन? कैथोड में जाएगा। और एनायन कहां में जाएगा? एनोड में जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव प्लेट होता है और एनायन का चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहां में जाएगा? पॉजिटिव प्लेट में जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा। मतलब याद रखना है कि एनायन एनोड में जाएगा, केटायन कैथोड में जाएगा। एनायन मतलब ए से स्टार्ट होता है। देखिए एनायन ए से स्टार्ट होता है, तो कहाँ में जाएगा? एनायन एनोड में जाएगा। केटायन सी से हो रहा है, कहाँ में जाएगा? कैथोड में जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा बताइए एट एनोड में क्या होगा? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? कौन एनोड में भागेगा? क्लोरीन। क्या कौन भागेगा? क्लोरीन।
क्लोरीन क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन को बैलेंस करा लीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे कैथोड की, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, क्योंकि Na+ जाएगा कैथोड की तरफ में, Na+ जाएगा, तो ये Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा Na। तो अब समझ में आ रहा है कि जो केटायन होगा वो कैथोड में जाएगा, एनायन होगा एनोड में जाएगा। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है। आपने समझा कि एनायन होता है, एनायन कहाँ में जाता है, एनायन जाता है एनोड में, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ये सारा कहानी है, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका 2 एस्पेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसका 2 एस्पेक्ट होता है। पहला एस्पेक्ट होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो एस्पेक्ट होगा वो होगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है, मतलब कि जब हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, एनायन एनोड में जा रहा था, केटायन कैथोड में जा रहा था, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी केटायन और एनायन जिस भी इलेक्ट्रोड में जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जिसमें फेराडे लॉ आता है, फेराडे का 2 लॉ होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कितना अमाउंट जाके कैथोड पे प्रोडक्ट बना, कितना ग्राम प्रोडक्ट बना, मतलब समझ में आ रहा है, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी जाके डिपॉजिट हुआ, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं कैथोड और एनोड पे, वो क्या होंगे, यही होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब थोड़ा सा देखेंगे, मतलब इसका ये होता है टू डिटरमाइन द क्वालिटी का मतलब होता है कि उसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट form at cathode and anode during electrolysis। तो देखिए आप थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम लोग देखेंगे, अब इसका हो गया, तो अब हम लोग का देखेंगे फैक्टर ऑन विच सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, फैक्टर, क्या क्या फैक्टर जब सेल इलेक्ट्रोड पे जो सेल रिएक्शन होते हैं कौन कौन बात पे डिपेंड करते हैं, तो उसका बारे में हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग का होगा फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट, कहाँ में होगा, इलेक्ट्रोड में। फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। तो पहला जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसका नेचर क्या है, वो कैसा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रोलाइट NaCl का है कि MgBr2 का है कि AlCl3 का है कि ZnCl2 का है, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट का है, मतलब कैसा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है इस बात पे डिपेंड करता है। तो पहला हो गया हम लोग का नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सब हम लोग देखेंगे। आप लोग देख रहे थे कि एनाइन एनोड पे जा रहा था, एनाइन जो था एनोड पे जाके प्रोडक्ट बना रहा था, मतलब यहाँ में एनाइन क्या होगा, Cl-, कहाँ में जाएगा, एनोड में। इसमें एनाइन क्या होगा, Br-, एनोड पे कौन जाएगा, Br-। तो देख रहे हैं कि अगर अलग अलग आप लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है।
दूसरा जो होता है वो होता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसकी मीडियम क्या है। तो देखिए जो मीडियम था वो मैंने बताया था, या तो वो मोल्टेन हो सकता है या तो वो एक्वस होगा। वो क्या हो सकता है, मोल्टेन हो सकता है या मोल्टेन हो सकता है या वो एक्वस हो सकता है। मोल्टेन हो सकता है या एक्वस हो सकता है। अगर मान लीजिए लिखा है मोल्टेन NaCl, इसका क्या मतलब होगा, और एक बार लिखा है एक्वस NaCl, इसका क्या मतलब होगा। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देखिए मोल्टेन NaCl का मतलब क्या होता है कि NaCl को गर्म कर दीजिए। आपको मालूम है कि NaCl में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उस अट्रैक्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बंधन में रहते हैं, बंधन में। तो अगर हम लोग कितना हीट कर दिया जाए कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, मतलब बिछड़ जाए, जुदा हो जाए, तो देखिए अगर आप इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Na+ और Cl- मिलेगा। लेकिन ये अलग हो गया, ये हो गया मोल्टेन NaCl में दो ही आयन मिलेगा, Na+ मिलेगा और एक Cl- मिलेगा। लेकिन एक्वस NaCl में क्या है, आपने NaCl को उठाया, पानी में डाल दिया। पानी में डाल लेंगे तो पानी में तो वाटर है, पानी में वाटर है, कहने का यही मतलब है। पानी में क्या है, पानी है, पानी में पानी है, पानी मतलब H2 है। वाटर में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। तो अब देखेंगे कि NaCl को जैसे ही अपने पानी में डाला तो पानी की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, NaCl की बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या बनाएगा, देखिए आपको Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, पानी में H+ है, OH- है, H+ है, OH- है और पानी भी होगा, पानी का मॉलिक्यूल भी होगा। तो देख रहे हैं कि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है। अगर मोल्टेन होगा तो दो ही आयन मिलेगा, एक्वस होगा तो इतना सारा आयन मिलेगा। तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अब थर्ड जो होता है वो होता है हम लोग का नेचर ऑफ, अब हम लोग का होता है नेचर कंसंट्रेशन ऑफ, इस पे भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए अगर आप लोग ये याद रखना है, इसका ये NaCl का ही मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर मान लीजिए लिखा है NaCl, तो ये NaCl का कंसंट्रेशन मतलब ये तो डाइल्यूट NaCl है कि कंसंट्रेटेड NaCl है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि NaCl में पानी बहुत ज़्यादा मिलाया गया है तो डाइल्यूट है या कंसंट्रेशन है, तो ये आपको याद रखना है। जो फोर्थ होता है वो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। तो देखिए इलेक्ट्रोड का नेचर दो हो सकता है, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, वो क्या होता है कि रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें वो क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। डू नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसका कुछ भी रोल नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये इनर्ट है। समझ में आ गया। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, मतलब ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट यूज नहीं करता है। डो नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बार बार यही यूज किया जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा तो उसका कुछ भी रोल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब होता है डो नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब ये काफी ज्यादा एक्टिव है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसका भी रोल प्ले करेगा, तो ये पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये क्या होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सेदारी अपना शेयर करेगा। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है मेटल इलेक्ट्रोड। देखिए आपको मेटल इलेक्ट्रोड मतलब जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं वो सब एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड बोले तो जिंक,
कॉपर, Ag, ये सब जो होता है वो क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब ये काफ़ी एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये सब बात पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो होता है, इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, और एक्टिव इलेक्ट्रोड मेटल का इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड जिंक, कॉपर, ये सब। तो देखिए, जब भी हम लोग रिएक्शन लिखना होगा तो 3 रूल आपको लिखाया जा रहा है, और ये तीनों रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला जो होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रूल समझ के ही याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ में जो होगा रूल नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का बारे में नहीं दिया है तो आप हमेशा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानकारी नहीं दिया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो अनलेस मेंशन otherwise always use प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पहला क्या बोला है, अनलेस मेंशन, अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा आप लोग क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरा में ये होगा कि अगर हमेशा जब भी आपको रिएक्शन लिखना है कि कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि एनोड की रिएक्शन को पहले लिखेंगे। ठीक है, हमेशा आपको क्या ट्राई करना है कि एनोड की रिएक्शन पहले लिखेंगे। ठीक है, ऑलवेज एनालाइज एनोड, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमेशा आप क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन को पहले लिखेंगे। ठीक है। थर्ड जो होता है, अगर मेटल का इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और उसी मेटल का रिडक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको लास्ट में समझ में आएगा। अगर आपका एक्टिव मेटल यूज हुआ है, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, सपोज मान लो सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज हो चुका है, तो इसमें सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का ही रिडक्शन होगा। ठीक है। इफ एनोड इज ऑफ मेटल, मतलब एनोड है वो मेटल है, इफ एनोड इज ऑफ मेटल देन that metal will oxidize at anode with respective of other metal ion। देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे लास्ट में बोल रहे कि अगर जो भी इलेक्ट्रोड, अगर मेटल का इलेक्ट्रोड यूज हुआ है तो मेटल का ही क्या होगा, बोलो, मेटल का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कहाँ में होगा, एनोड में होगा। तो यही आपको बताया गया है। और मेटल का रिडक्शन होगा, कहाँ में होगा, कैथोड में होगा। तो ये हम लोग देखेंगे। आप ये 3 रूल है जो आपको याद रखना है। पहला रूल, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरी बात, हमेशा एनोड की रिएक्शन को पहले लिखना है। अगर मेटल का इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, मेटल का ही। तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का साथ में अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट। केस 1, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट। देखिए, मोल्टेन सॉल्ट, मोल्टेन का मतलब होता है कि NaCl को आपने हीट किया था तो एक कैटायन मिला था, एक एनायन मिला था। तो जब भी हम लोग का मोल्टेन होगा, मोल्टेन स्टेट में होगा, तो इसमें एक कैटायन आपको मिलेगा और साथ ही साथ एक एनायन मिलेगा। एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। ये होता है मोल्टेन स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, आपको समझाया जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl using
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हम पहली बार आपको क्या कराएंगे, आपको डायग्राम बनाएंगे, समझाएंगे, दूसरी बार आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए देखिए, यहाँ में बोल रहे हैं कि NaCl। अच्छा देखिए, NaCl क्या है, मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब आपने हीट किया तो क्या बना, Na+ बना और Cl- बना। और आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में 2 रॉड डाल दिया, 2 रॉड। आपको मालूम है कि मैं डायग्राम में बहुत ही पुअर हूँ। तो ये हम लोग का एनोड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर लिए थे, बैटरी से कनेक्ट कर लिए थे। ठीक है, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये था एनोड, ये था कैथोड। और कौन सा इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है, पीटी। आपको बोल रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो ये पीटी होगा और ये भी पीटी होगा। और आपको मालूम है ये है कैथोड और ये है एनोड। ये आप इतना जानकारी आपको मालूम है। और आपको मालूम है कि एनोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या होगा, निगेटिव प्लेट। यहाँ तक मालूम है। और आपने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है, NaCl। तो ये सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, Na+ और Cl-। समझ में आ रहा है। तो बताइए Cl- कहाँ में भागेगा, एनोड में। Na+ कहाँ में भागेगा, कैथोड में। आप बोलेंगे नहीं भागेगा नहीं, दौड़ेगा, सेम बात है। तो चलिए ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि आप सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड वाली। तो देखिए एट एनोड, ठीक है। एनोड में होता क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये कैसा प्लेट, बैटरी कैसा प्लेट होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव प्लेट ना, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, आप याद रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव की तरफ में कौन भागेगा, निगेटिव। कौन भागा, Cl भागा। Cl ने भागा किसका तरफ भागा, एनोड की तरफ में। तो एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्या बना दिया, क्लोरीन। और आपको मालूम है कि क्लोरीन बना दिया। और आपको मालूम ही है कि क्लोरीन Cl2 का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो तो गैस होता है। तो ये देखिए Cl2 ये गैस है, रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो क्लोरीन बना वो कहाँ में चला जाएगा, एनोड में। ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, Cl- था, वो जाके कहाँ में डिपॉजिट हो गया, एनोड में। प्रोडक्ट जो एनोड में कौन सी प्रोडक्ट बनी, क्लोरीन गैस। यही हम लोग का है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हम लोग का क्या है, Cl2 गैस क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, एनोड प्रोडक्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनोड प्रोडक्ट, एनोड पे बनेगा। अच्छा एट कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, Na+। कहाँ में भागेगा, निगेटिव टर्मिनल का तरफ में, निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम बोलेगा आइए इलेक्ट्रॉन, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग का देखो Na बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ में जो सोडियम बना वो कौन सा प्रोडक्ट बना, कैथोड पे। तो यही आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम लोग मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो बताइए कि कैथोड पे क्या बनेगा, आप बोलेंगे सोडियम बनेगा। एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो सोडियम बना वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैथोड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट। ठीक है, बस यही आपसे पूछेगा, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों रिएक्शन को ऐड करें, जस्ट आपको ऐसा बताया, आपको ऐड करना नहीं है, थोड़ा सा समझिए। तो जब अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्या होगा, मिलेगा 2Na+ 2Cl- gives 2Na+ Cl2 गैस, ये बनेगा। तो देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में क्या होता है, आपको देगा NaCl मोल्टेन स्टेट में। किसमें है, मोल्टेन स्टेट में। आप इसमें आपने क्या पास किया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका आपने किया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे 2Na बनेगा और Cl2 गैस बनेगा, Cl2 गैस बनेगा, ये बनेगा। और ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर आपको इंडस्ट्री में सोडियम को बनाना है तो यही सोडियम हम लोग का मेन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। और ये क्लोरीन जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है। और आप इसी प्रोसेस को डाउच प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाउच प्रोसेस।
तो ये इंडस्ट्रियल की बात हो गई, समझ में आ गया। तो ये कहानी था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूज करेंगे तो एनोड पे क्लोरीन बनेगा और कैथोड पे सोडियम बनेगा, बस यही इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि हम MgBr2 लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो देख लीजिए, अरे MgBr2 लो या जो मर्जी वो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद से ही लिख सकते हैं। तो आइए, MgBr2 मोल्टेन है, तो देखिए MgBr2 को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा Mg+2 और 2 ब्रोमीन माइनस, यही तो बनेगा। तो अब हम लोग का यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Mg+2 Br माइनस। तो एनोड कहाँ में जाएगा, देखिए एट एनोड कहाँ में भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के। एनोड होता है पॉजिटिव, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो Br माइनस था 2 Br माइनस क्या बना देगा, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एनोड में क्या हो गया हम लोग का, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एट कैथोड में क्या होगा, कैथोड क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव प्लेट होता क्या है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। तो देख रहे हैं कि यहाँ में जो Mg+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा था, तो बन गया मैग्नीशियम। तो ये जो Br2 बना वो कहाँ में बना, एनोड प्रोडक्ट, तो ये होगा AP मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं समझना है, ये होगा एनोड प्रोडक्ट। और ये जो है CP मतलब कैथोड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे बोलेगा आप AlCl3 का लिखिए तो आराम से लिख सकते हैं, कोई बोलेगा ZnCl2 का लिखो, आराम से लिख सकते हैं, जिंक और क्लोरीन होगा, समझ में आ रहा है। तो ये था हम लोग का पहला केस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा बात पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट का बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए केस नंबर 2 में जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट का मतलब क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो जब भी एक्वस सॉल्ट होता था तो आपने देखा था NaCl मोल्टेन, NaCl एक्वस, तो एक्वस में बहुत सारा आयन था। तो जब भी एक्वस सॉल्ट होगा मतलब उसमें पानी होगा तो H+ होगा तो H- होगा और ज़्यादा आयन हो जाएंगे। तो यहाँ में क्या होना चाहिए कि मिनिमम यहाँ में देखो 2 केटायन होगा, कम से कम 2 केटायन होगा ही होगा, और साथ ही साथ मिनिमम 2 एनायन होगा। जब भी हम लोग एक्वस की बात करेंगे तो उसमें कम से कम 2 केटायन होंगे और कम से कम 2 ही एनायन होंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला ए केस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो देखिए यहाँ में जो एक्वस NaCl है ये भी 2 तरीका से हो सकता है कि जो NaCl है वो ज़्यादा है कि कम है, मतलब कि जो NaCl है वो डाइल्यूट NaCl है कि कंसंट्रेटेड NaCl है। मतलब ये जो NaCl है वो डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट NaCl है कि ये कंसंट्रेटेड NaCl है। इस पे भी बात चर्चा करेंगे। मान लो इसको A बोला गया, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो एक बोल के, एक कंसंट्रेटेड के लिए पढ़ेंगे, एक डाइल्यूट के लिए बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हमेशा हम लोग का क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaCl मानेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहे कि डाइल्यूट NaCl, तब हम लोग डाइल्यूट NaCl का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा क्या यूज करना है, कंसंट्रेटेड NaCl। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं बोल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है तो हमेशा आप लोग क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, उसी प्रकार, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसका बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो हम लोग इसमें जो केस लिए ए, वो कैसा लिए हम लोग, कंसंट्रेटेड NaCl। कैसा ले लिए, कंसंट्रेटेड NaCl। तो देखिए जो NaCl है, NaCl उसको पानी में डाला तो यहाँ से देखो Na+ और क्या बनेगा, Na+ और Cl-, ठीक है। और पानी भी है, पानी में क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन होता है ना, H+ आयन और OH- आयन। अब यहाँ में ध्यान देंगे
ये पानी में होता है H प्लस आयन और ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन और जो OH माइनस की कंसनट्रेशन होगा काफ़ी कम होगा। कंसनट्रेटेड बहुत पानी कम होगा, मतलब ये आयन की कंसनट्रेशन काफ़ी कम होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आए अच्छा तरीक़ा से, इसलिए ये हम लोग का एनोड, ये कैथोड था, बैटरी का बैटरी था, बैटरी देखिए ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, और ये एनोड में था पॉजिटिव 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 और ये कैथोड नेगेटिव। आपको समझ में आ ही गया। और आपने यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट डाला, जब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ में आपने डाला तो देखिए अब इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या क्या हो गया, Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है, इतना सारा हो गया। तो अब बताइए एट एनोड मैंने क्या बताया था कि जो निगेटिव होता है, क्या मैंने क्या बताया था, जो निगेटिव होता है, निगेटिव वो कहाँ में भागता है, एनोड की तरफ में। तो देखिए एट एनोड में क्या होगा, एट एनोड, एनोड में कौन कौन जाएगा, एनोड में तो एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला होता है, तो एनोड में पॉजिटिव वाला कौन, निगेटिव वाला भागेगा। तो देखिए या तो Cl माइनस जाएगा या तो OH माइनस जाएगा। ठीक है, और एट कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड में कौन जाता है, कैथोड तो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, तो भागेगा कौन उसका पास, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कौन कौन है, या तो Na प्लस और H प्लस। अब देखिए दो दो आयन आ गया, अब दोनों में लड़ाई होगा कि मैं एनोड में जाऊंगा कि तुम जाओगे। तो कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड में जाएगा कौन कैथोड में जाएगा। जैसे ये एनोड में भी दो आयन है, कैथोड में भी दो आयन है, तो इन दोनों में अब क्या होगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन एनोड में किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl का ऑक्सीडेशन होगा कि OH का ऑक्सीडेशन होगा। तो उसके लिए हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसका, और इन दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन वो जीत जाएगा और उसी का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इन दोनों में क्या है, ये कैथोड में है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये दोनों का में से कौन कैथोड में जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इन दोनों आयन में से जीत जाएगा और उसका हो जाएगा रिडक्शन और वो चला जाएगा कैथोड पे। सिंपल सी बात है, एकदम याद रखना है। अगर ये दो आयन है, तीन आयन है, तो आप देखिए कि अगर एनोड में जो आयन्स हैं Cl माइनस और OH माइनस, ये दोनों फाइटिंग कर रहे हैं कि हम एनोड में जाएंगे, हम जाएंगे, तो कौन जाएगा। तो आपको देखना है कि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड में जाएगा। तो मैं कुछ 12 एलिमेंट का लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और सारा क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इसी से आता है। तो आपको याद करना है, पहले होता है लिथियम, ये है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। पहले होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, मतलब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कुछ कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोरीन आयन, OH आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन और फ्लोरीन माइनस। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 12 एलिमेंट लिखा गया है और आपको याद रखना है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और आपको मालूम है कि ऊपर से नीचे जाने में ये कौन सा ऑर्डर में इसको लिखा जाता था, SRP का ऑर्डर में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, इस रिडक्शन, REDU, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे जाने से बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा बताइए, नीचे से ऊपर जाने से अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएं तो क्या होगा, क्या आपको बताया गया था कि जो फ्लोरीन होता है उसका SRP सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इसका SRP सबसे ज़्यादा है तो क्या इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो आप लोग मालूम है कि SRP ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है और SOP नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो SRP बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो SOP कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये देखिए क्या है,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने में कम होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल का ये ऑर्डर है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएं तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए Cl माइनस और OH माइनस की, अब देखेंगे आप लोग Cl माइनस और OH माइनस की। तो देखेंगे कि जो Cl माइनस है और ये OH माइनस है, तो Cl माइनस और OH माइनस ये एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड में ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब कि जो सीरीज में देखिए, जो सीरीज में ऊपर में होगा, नीचे से ऊपर की हम लोग बात करेंगे, जो सीरीज में ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो एनोड पे होगा। जो सीरीज में नीचे होगा, देखिए सीरीज में जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो क्या होगा, कैथोड में होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि एनोड वाला जो होता है वो सीरीज का ऊपर में होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो अब आप देखेंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हैं हम लोग का पास में क्या है, एनोड। एनोड में हम लोग का पास में Cl माइनस है और क्या ही है, OH माइनस है। और कैथोड में क्या है, कैथोड में क्या है, कैथोड में है Na प्लस और H प्लस। अब देखिए कौन जीतता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो एनोड है Cl माइनस और OH माइनस, देखिए Cl माइनस और OH माइनस, Cl माइनस और OH माइनस, तो जो सीरीज में देखिए उस एलिमेंट का, ये दोनों आयन का एनोड में पहले दोनों में से कौन जीतेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन एनोड में जाएगा, तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी एनोड में होने की होगी, वो एनोड में जाएगा। और यहाँ में देखिए कैथोड में वो होगा, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड में जाएगा और उसका रिडक्शन होगा। यहाँ तक सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। तो अब देखिए Cl माइनस और OH माइनस में, Cl माइनस और OH माइनस में देखिए Cl माइनस ऊपर से नीचे जाने में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि Cl माइनस का। तो आपको समझ में आ गया कि Cl माइनस का। तो यहाँ से क्या हार गया, OH वाला हार गया, Cl वाला जीत गया। Cl का होगा, Cl जाएगा एनोड में, क्योंकि Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH से ज़्यादा होता है। अब देखिए कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड में जाएगा। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है हम लोग का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है। ये देखिए लिथियम, ये देखिए सोडियम और ये देखिए हाइड्रोजन। तो जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सोडियम यहाँ से हार गया। तो आपको ऐसा देखना है और ये ऑर्डर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो अब देखेंगे आप लोग, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हम लोग का जीता कौन, क्लोरीन। तो देखिए एट एनोड में रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड में क्या होता है हम लोग का, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का। तो देखिए यहाँ से क्या करेगा, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो याद रखना है कि एनोड में कौन सा बना, क्लोरीन बना। और एट कैथोड में क्या बनेगा, एट कैथोड में देखिए कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड में जाएगा। तो सोडियम और H में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, देखिए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल और सोडियम का। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन नीचे में आ रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एट कैथोड तो क्या था हम लोग का, निगेटिव टर्मिनल, और क्या ही होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, तो यहाँ से हम लोग का जीता कौन, हाइड्रोजन। तो 2H प्लस जीता,
2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये हम लोग का था रिएक्शन। तो ये था आपने जब कंसंट्रेटेड NaCl यूज किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे हम लोग किसका, एक्वस NaCl का यूजिंग कंसंट्रेटेड NaCl। ठीक है, बात क्लियर है। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया था यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो अब आप यहाँ में देखिए एनोड में हम लोग का ये सब रिएक्शन हो गया। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें, सपोज मान लीजिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से होगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस आयन गिव्स 2Cl 2H प्लस आयन गिव्स Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये रिएक्शन। अगर हम लोग यहाँ में यही हम लोग का बैलेंस रिएक्शन हो गया, तो इसकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, उसका बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो यहाँ में आप लोग ध्यान देंगे। और हाइड्रोजन जो बना, हाइड्रोजन वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैथोड प्रोडक्ट। और जो क्लोरीन बना वो क्या बना, एनोड प्रोडक्ट। याद रखना है कि एनोड पे जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्लोरीन गैस बन रही है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसी इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग को क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए कास्टनर-केल्नर सेल बोला जाता है इसको। अभी हम लोग लिखाते हैं इसको, चलिए। ठीक है, तो हम लोग का जो रिएक्शन अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको रिएक्शन लिख रहे थे, वो क्या ही था, तो हम लोग का 2Cl माइनस, आप लोग देख रहे थे 2Cl माइनस और 2H प्लस गिव्स Cl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर दोनों साइड में अगर हम लोग 2Na प्लस और 2OH माइनस ऐड करें दोनों साइड में, तो देखिए यहाँ में Na प्लस OH माइनस क्या ही हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए Na और Cl आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा। और यहाँ से H और OH क्या मिला लेगा, 2 वाटर बन जाएगा। और यहाँ में होगा Cl2 गैस, H2 गैस, और यहाँ से क्या ही बना, 2NaOH। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शन से हम लोग का क्या ही बन रहा है, NaOH। अगर आपको इंडस्ट्री में NaOH बनाना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोला जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर आपको NaOH यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है कास्टनर-केल्नर सेल। ठीक है, और यहाँ में जो NaOH होता है वो हम लोग का मेन प्रोडक्ट होता है। अगर आपको इंडस्ट्री में NaOH बनाना है तो आप ये वाला मेथड से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो Cl2 और H2 होता है वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ में देखेंगे इसका मेन पॉइंट आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा रिएक्शन लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से 2Cl माइनस गिव्स 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड में क्या हो रहा था, कैथोड में क्या आ रहा था, 2H प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी है हम लोग, और दोनों को ऐड करके ऐसा हुआ है। तो देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है, ये मेन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट ये है इसका कि बताइए हम लोग का प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है। तो NaOH ऑब्टेन हो रहा है। कौन सा ऑब्टेन हो रहा है, NaOH इज ऑब्टेन। पहला ए पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं NaOH इज ऑब्टेन। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में, सी पॉइंट में, अच्छा देखिए यहाँ में हम लोग का क्या था, H प्लस आयन यूज हुआ है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। देखिए यहाँ में H प्लस आयन यूज हुआ तो हाइड्रोजन गैस बनाया, मतलब कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यूज हो रही है। अच्छा बताइए, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो सोल्यूशन की pH क्या हो जाएगी, सोल्यूशन की pH बढ़ जाएगी। तो pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। pH ऑफ सोल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सोल्यूशन का pH इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ में pH क्या ही होता है, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो माइनस का साथ में है, तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सोल्यूशन की pH क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई बोलेगा, बताइए यहाँ से
Na प्लस आयन की Na प्लस आयन क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन देखिए, यहाँ में भी Na है, यहाँ में भी Na है, तो Na प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन डज नॉट चेंज। आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन डज नॉट चेंज। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, Cl की, तो Cl की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो NaCl की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं A, इसको मान लो B C D, ई पॉइंट में क्या लिख सकते हैं आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेज। NaCl की कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि Cl का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, Na की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, Cl की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसका वजह से NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सोल्यूशन का पीएच बढ़ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से बना है। NaCl किससे बना होगा, NaCl NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन से ये बना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका पीएच बताइए कितना ही होगा, 7। पीएच कितना होगा, 7। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पीएच कैसे बढ़ा। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट NaOH। NaOH क्या होता है, बेस, और बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, तो ये इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। तो देख रहे हैं कि इसका पीएच 7 से बढ़ रहा है तो सोल्यूशन का भी पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग का कंसेप्ट था कि जब भी हम लोग का एक्वस NaCl होगा तो उस समय आपको देखना है कि उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड में जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड में लाई करेगा। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट बात था। तो अब हम लोग को देखेंगे डाइल्यूट NaCl का केस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग कुछ देर पहले कंसंट्रेटेड NaCl के लिए पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूटेड NaCl। तो देखिए डाइल्यूटेड NaCl में क्या होगा, जैसे हम लोग NaCl है, NaCl तो Na प्लस आयन मिलेगा और साथ ही साथ Cl माइनस मिलेगा। और हम लोग का पास है पानी में H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का जो एनोड में होगा, एनोड क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड में कौन कौन आयन जाएंगे, जो निगेटिव वाला होगा, निगेटिव वाला कौन है, Cl माइनस और OH माइनस। ठीक है, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड जो था वो क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। कैथोड कैसा था, निगेटिव। कौन सा आयन जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे। पॉजिटिव वाले कौन है, Na प्लस और H प्लस। ठीक है, ये दो आयन जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ में देखिए Cl माइनस और OH माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे Cl माइनस का होगा, क्योंकि Cl माइनस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीतता कौन है यहाँ में, OH माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ में डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि H प्लस और OH माइनस आयन की जो क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में पानी का H प्लस आयन और OH माइनस आयन मौजूद है। मतलब कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका वजह से ये Cl को हरा देता है। बोलेगा कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी ग्रुप में आया हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, तो मैं जीतूंगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो OH माइनस आयन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो Cl से ज़्यादा होती है, क्योंकि OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उससे हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देते हैं, OH को एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देते हैं। तो उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज, जिसका वजह से OH माइनस आयन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस आयन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। बस यही एक केस है जब डाइल्यूट NaCl होगा, लेकिन कंसंट्रेटेड NaCl होने से कोई भी चेंज नहीं होगा। जो ये सीरीज लिखा गया है वही रहेगा, एज इट इज रहेगा।
तो यहाँ में कौन जीता, OH माइनस जीता। और यहाँ में देखिए कैथोड में क्या होता है, कैथोड में वो आयंस जाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो Na है, H है, तो देखिए ये Na है और यहाँ में क्या है, H है, ये हम लोग का H है, हाइड्रोजन। तो आप लोग को मालूम है कि ऊपर से नीचे जाने से RP रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। तो H की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, तो इसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। ठीक है, तो हम लोग का जो रिएक्शन होगा, देखिए एट एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कौन जीता, OH माइनस जीता। ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन केस है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ से कौन जीता, OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, देखिए OH माइनस गया, ऑक्सीजन बना दिया और वाटर बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ में OH माइनस आयन जीत गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस। अगर आप यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4OH माइनस गिव्स ऑक्सीजन प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो ये हम लोग का ऑक्सीजन गैस बना। ऑक्सीजन कहाँ में, ऑक्सीजन क्या है हम लोग का, एनोड प्रोडक्ट। क्या है, एनोड प्रोडक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनोड प्रोडक्ट है। ये क्या है हम लोग का, एनोड प्रोडक्ट है। और देखिए एट कैथोड में क्या होगा, कैथोड में कौन जीता है, हाइड्रोजन जीता है। कौन जीता है, हाइड्रोजन। तो ये 4H प्लस आयन 4 इलेक्ट्रॉन को लेके H2 गैस बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ में हाइड्रोजन गैस जो क्या है, वो कैथोड प्रोडक्ट है। क्या है, कैथोड प्रोडक्ट है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग का डाइल्यूट NaCl होगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाता है और एनोड पे ऑक्सीजन जाता है। एनोड पे क्या जाता है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब यहाँ में आप लोग ध्यान देंगे कि अब देखिए यहाँ में जो हाइड्रोजन गैस गया तो इसका मतलब देखिए यहाँ में 1 मोल हाइड्रोजन को बनाने के लिए 2 मोल, देखिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2 मोल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली जो प्रोडक्ट बनता है हम लोग का, जो गैस होती है कैथोड या एनोड पे, जो भी गैस जो बनता है वो जनरली गैस ऑक्सीजन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस। यही 3 गैसेस हम लोग का कैथोड में जाके ऑब्टेन होती है और या एनोड में जाके ऑब्टेन होती है। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये हम लोग का 3 ही मेजर गैस होती है, 3 गैसेज ही हम लोग का कैथोड या इलेक्ट्रोड पे जाती है। कौन कौन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग देखिए 1 मोल ऑक्सीजन को बनने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का। और 1 मोल, देखिए यहाँ में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन यूज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन, क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन के लिए भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो 1 मोल क्लोरीन गैस बनेगा। और ऑक्सीजन जो होता है वो 4 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का फॉर्मेशन था। तो अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात को देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करा रहे थे, NaCl का, डाइल्यूट NaCl का। लेकिन एक्चुअली एनोड में क्या जाता, OH जा रहा था, कैथोड में क्या हो रहा था, H+। इसका मतलब यहाँ में NaCl का तो कुछ भी रोल नहीं है। ये तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या ही हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। सिंपल बात है, यहाँ में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, H+ है, OH- आयन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ में NaCl का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे हम लोग लिखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा, मेन पॉइंट होगा, ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि सॉल्यूशन का pH बताइए, सॉल्यूशन का pH बताइए, तो देखिए सॉल्यूशन का जो pH होता है वो क्या होता है, pH। यहाँ में क्या क्या यूज हुआ है, pH। यहाँ में बताइए आप लोग क्या यूज कर रहे थे, NaCl। ना तो Na यूज हुआ ना तो Cl यूज हुआ, मतलब कि सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं हुआ। pH ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं हुआ। ये क्या है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस ही है केवल, क्योंकि NaCl का कुछ भी रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई बोलेगा कि बताइए क्या NaCl का कंसंट्रेशन चेंज होगा, अरे नहीं होगा, क्योंकि NaCl यूज हुआ ही नहीं।
तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डज नॉट चेंज। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से NaCl यूज नहीं हो रहा है, यहाँ से Na यूज नहीं हो रहा है, तो OH और H यूज हो रहा है। और OH जब एनोड में जा रहा है तो ऑक्सीजन गैस बन रहा था, और H जो कैथोड में गया तो हाइड्रोजन गैस बना। यहाँ में H और OH का कंसंट्रेशन यूज हुआ है, तो ये तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। और आप लोग मालूम है कि वाटर का pH तो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं हुआ। देखिए, या तो pH कब चेंज होता है, या तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो तो pH चेंज हो जाएगा, या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो, केवल दोनों आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो। ठीक है, जैसे अगर आपसे बात करें हम लोग, थोड़ा सा आप लोग यहाँ में ध्यान दीजिए, pH कब चेंज होता है, pH चेंज कब होगा, pH चेंज कब होता है, जब एक आयन इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, pH चेंज कब होगा, या तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH की वैल्यू कम हो जाएगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगा तो pH बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगा, केवल OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, pH कम हो जाएगी। अगर H प्लस भी यूज हो रहा है, OH माइनस भी यूज हो रहा है, तो सोल्यूशन की pH चेंज नहीं होगी। तो यहाँ में देखिए, H प्लस भी यूज हुआ है, OH माइनस भी यूज हुआ है, तो सोल्यूशन की pH कांस्टेंट रहेगी। तो ये हम लोग का था। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 3 गैस होती है। कौन कौन गैस यूज होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और साथ ही साथ क्लोरीन। और 1 मोल, ठीक है, यहाँ में ध्यान दीजिए, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बनने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और आपने देखा था कि जब हम लोग रिएक्शन लिख रहे थे, यहाँ से 2OH माइनस गिव्स हाफ O2, एनोड पे जो रिएक्शन लिखा जा रहा था, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 मोल। समझ में आ गया ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो 1 मोल वाटर को सॉरी देखिए, यहाँ में ध्यान दीजिए, 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए, वाटर के लिए क्या होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। सेम बात, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग का 3 गैस था, मैं आपको लिख दूं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस और वाटर। तो हाइड्रोजन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वाटर के लिए भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फेराडे, इसके लिए 2 फेराडे, इसके लिए 4 फेराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1 फेराडे का इक्वल होता है, इसका मतलब 2 फेराडे। तो यही हम लोग का कंसेप्ट था। तो हम लोग का एक और केस नंबर 3 का बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोग का होगा केस 3, केस 1, 2 पढ़ लिए थे, केस 3। इसमें क्या होगा, एक्वस NaCl यूजिंग Hg एज कैथोड। ठीक है, अब यहाँ में क्या बोल रहा है कि जो एक्वस NaCl होगा, कैथोड में आपको कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, मरकरी। तो मरकरी भी देखिए इनर्ट ही जैसा है, इनर्ट का ही जैसा है, लेकिन एक स्पेशल है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी पे जेईई मेंस में 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ में कैथोड क्या है, Hg इलेक्ट्रोड का बोला है, तो आप एनोड को आप लोग क्या मान लेंगे, प्लेटिनम। मतलब अगर आप चाहें तो आप इसको, ये हम लोग का एनोड था, आप एनोड को प्लेटिनम मान लीजिए। और कैथोड को क्या बोल रहे हैं, ये कैथोड है, कैथोड को बोला है Hg, और इसको बैटरी से कनेक्ट, वही कहानी, प्लस माइनस। ठीक, और यहाँ में हम लोग NaCl है, एक्वस NaCl है, तो NaCl को जब आप पानी में डालेंगे, पहले तो Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और यहाँ में पानी है, पानी में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। तो देखिए एट एनोड पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग का ये सोल्यूशन में क्या होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस आयन होगा, OH माइनस आयन होगा। यहाँ तक अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए एट एनोड में क्या होगा, एनोड तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो एनोड में नेगेटिव वाला आयन भागेगा, मतलब कि Cl माइनस जाएगा कि OH माइनस जाएगा। ठीक है, और एट कैथोड में देखेंगे, एट कैथोड में क्या है, Na प्लस है और H प्लस आयन है। ठीक है, यही हम लोग का होगा। तो
तो अब आप लोग देखेंगे कि Cl माइनस और OH माइनस में मैं जो सीरीज लिखा गया था मैं लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है, Cl माइनस OH माइनस, और यहाँ में था सल्फेट था और लास्ट में फ्लोरीन था। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एनोड में O आयन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो Cl और OH में बताइए, Cl और OH में अब ये नॉर्मल ट्रेंड नॉर्मल रूल लगेगी, तो Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग का Cl का ऑक्सीडेशन होगा। केवल वो वाला कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl से ज़्यादा होता है। तो देखिए एट एनोड में क्या होगा, एट एनोड में होगा ये OH हार जाएगा और Cl जीत जाएगा, तो ये Cl माइनस Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एनोड में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और कैथोड में देखेंगे, एट कैथोड में देखेंगे तो कैथोड में देखिए, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में अपने एनोड में क्या, एनोड को अपने प्लेटिनम मान लीजिए क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, और कैथोड में बोला है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करिए, मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करिए। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो बताइए Na+ और H+ में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, Na का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो होना चाहिए H+, होना क्या चाहिए H+, लेकिन H+ नहीं जाता है, Na+ आयन जाता है। बस यही एक्सेप्शन वाली बात थी कि H+ आयन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो इसको कैथोड में जाना चाहिए, इसको कैथोड में रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। होता कौन है, सोडियम। क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ में जो Na+ आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, Na बना लेता है। अगर रिएक्शन को बैलेंस कराना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 कर दीजिए। तो यहाँ से Na बना, क्यों Na लिया गया है, क्योंकि कैथोड में कौन सी इलेक्ट्रोड था, मरकरी। तो यहाँ में जो सोडियम था वो मरकरी का साथ में बना लेता है NaHg, और सोडियम इसको क्या बोलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोला जाता है सोडियम अमलगम। क्या बोला जाता है, सोडियम अमलगम, ठीक है। और सोडियम अमलगम प्रोडक्ट बनता है, क्यों Na जाता है, क्योंकि Na की सोल्युबिलिटी मरकरी में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए H+ रिड्यूस नहीं होके सोडियम रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप लिख सकते हैं हाई सोल्युबिलिटी ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी, ठीक है। तो ये सोडियम की जो सोल्युबिलिटी होती है मरकरी में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम जाके उसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और सोडियम अमलगम बना लेता है, इसलिए हम लोग का हाइड्रोजन नहीं जाके क्या चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। तो ये रीज़न था और ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग देखेंगे लास्ट केस नंबर 4। तो ये लास्ट है, उसका बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फैराडे लॉ का बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग का होगा केस नंबर 4, एक्वस NaCl यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ में सिल्वर इलेक्ट्रोड किस तरह इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखेंगे कि हमने क्या लिया, यहाँ में सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया, मतलब कि कैथोड भी सिल्वर का है। इलेक्ट्रोड को अभी हम लोग चेंज कर दिए, इलेक्ट्रोड को चेंज करने से क्या होगा, अब ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या है, NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl-, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग NaCl देख लिए, अब देखेंगे पानी में क्या है, H+ आयन और OH- आयन। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बार बार मिटा दे रहा हूँ, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, आप लोग भी याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, Cl-, OH- नाइट्रेट, ठीक है, सल्फेट, फ्लोरीन-, इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। और ये 12 एलिमेंट है, आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाता है। तो अब आपको क्या किया गया है, यहाँ में हम लोग ये एनोड था और ये कैथोड था, ये भी सिल्वर का है और ये भी सिल्वर का बना दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ में देखिए कौन कौन आयन्स होंगे, तो एट एनोड पे देखेंगे, एट एनोड में हम लोग का कौन कौन आयन देगा। एनोड तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो कौन आयन होगा, Cl- आयन होगा और OH- आयन होगा। एट कैथोड में देखेंगे, ठीक है, कैथोड में कौन कौन आयन होगा, Na+ आयन होगा और OH- आयन देगा, ठीक है।
अब हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल इलेक्ट्रोड है। आपको तीसरा रूल सबसे पहले आपको बताया गया था, तो उसमें थर्ड रूल बताया गया था, अगर कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट है, इफ द इलेक्ट्रोड मेटल आर प्रेजेंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का है तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। ये मैंने लिखाया गया था, मैंने लिखाया था आपको कि अगर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग का जो ये इलेक्ट्रोड है वो मेटल का है तो इसी मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट एनोड पे देखिए, क्या ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मेटल का है, सिल्वर मेटल का है, तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो सिल्वर होगा वो क्या होगा, Ag+ में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये सिल्वर था, ये सोल्यूशन में आ गया, Ag+ में आ गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, करंट इधर से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो। मतलब कि जो देख रहे हैं कि अगर कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये आपको बताया गया था, समझ में आ रहा है। तो ये एनोड पे हो गया। अब देखिए कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड। अब देखिए कैथोड में हम लोग का क्या है, Na+ है, OH- है, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, यहाँ में H+ आयन होगा, Na+ है, H+ है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या भी आ गया, Ag+ भी आ गया, ठीक है। इसलिए आपको बताया गया है कि एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप लोग एनोड रिएक्शन को पहले लिखिए, तब कैथोड रिएक्शन को लिखिए। अगर आप लोग कैथोड को लिख देते तो आपको पता भी नहीं चलता कि Ag सॉल्यूशन में है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखा जाता है, तब कैथोड की, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्यूशन में क्या आ गया, Ag+ आ गया। अगर आप लोग नहीं लिखते तो यही 2 लिख देते तो गलत भी हो सकता था। तो इसलिए सॉल्यूशन में अब आ गया Ag+। कैथोड में कौन जाता है, कैथोड में वो जाता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो देखिए आइए हम लोग देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल। Na यहाँ में है, H यहाँ में, Ag यहाँ में है, मतलब ऊपर से नीचे जाने में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका मतलब कि क्या बताइए, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। हाँ भाई होगा, क्योंकि ये सीरीज में सबसे नीचे में है, तो यही Ag+ आयन का रिडक्शन होगा। तो ये Ag+ आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Ag बना देगा। समझ में आ गया। तो ये अगर ये हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करें, या में सिल्वर नहीं, आप जिंक यूज करिए, कॉपर यूज करिए, तो वही मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, तो आप लोग देखेंगे कि बाद में धीरे धीरे अगर ये रिएक्शन होते गया तो ये जो जितने भी थे Ag, वो सोल्यूशन में Ag+ का फॉर्म में जा रहे थे, तो ये रॉड पतला हो जाएगा और ये Ag जाके इसमें डिपॉजिट हो जा रहे थे, तो ये रॉड पहले से मोटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इसका बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गई एनोड रिएक्शन, ये हो गई कैथोड रिएक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो ये इसका इलेक्ट्रोड जो एनोड में है वो पतला हो जाएगा और वो कैथोड वाला मोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ देर का बाद आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये मतलब रिएक्शन था, कुछ देर का बाद में आपको इलेक्ट्रोड ऐसा दिखाई देगा, ये थोड़ा सा पतला हो गया और ये इलेक्ट्रोड पहले से जाके मोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पतला हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आयन थे वो इस सोल्यूशन में जाके Ag+ फॉर्म में जा रहे थे और ये Ag+ जाके यहाँ में चिपक जा रहा था, तो ये इलेक्ट्रोड पहले से पतला हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड पहले से जाके मोटा हो जाएगा। मतलब इसका मास डिक्रीज करेगा, इसका मास इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। और यहाँ में देखिए ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी मेटल को प्योर मेटल बनाने का ये प्रोसेस है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए यहाँ में जो मेटल काफ़ी कॉस्टली होते हैं उसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का काम करता है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये एक्सपेंसिव भी होता है। अगर हम लोग ये दोनों रिएक्शन को ऐड भी कर दे तो यहाँ में क्या बना, Ag से Ag कट जाएगा, तो ये Ag, ये कहा क्या है, Ag एट एनोड गिव्स Ag, और यहाँ में क्या बनेगा, Ag कौन सा वाला, Ag कैथोड वाला। तो देखेंगे कि Ag का मास पहले से कम होगा, Ag का मास पहले से बढ़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ में जो ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड में जो हम लोग लेते हैं वो इम्प्योर मेटल का लेना चाहिए, इम्प्योर मेटल वाला। यहाँ से
यहाँ से देखिए ये इम्प्योर Ag होगा, यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Ag सोल्यूशन में आ गया, और कुछ इसमें डस्ट पार्टिकल थे जो यह सोल्यूशन में आ जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मॉड। क्या बोलते हैं, एनोड मॉड। मतलब ये जो गंदगी पार्ट होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, वो सोल्यूशन में आ जाएगा, और यहाँ से प्योर Ag फॉर्म में आ गया और वो जाके कैथोड में चिपक जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इम्प्योर मेटल लेना है वो कहाँ पे लेना है, एनोड पे, और कैथोड पे हम लोग क्या करते हैं, कैथोड पे प्योर मेटल लेना है। समझ में आ गया। तो ये आज की क्लास थी जो बताया गया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फैराडे का बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।